लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज अपन इस क्लास में उसी के पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। जो कोई भी स्टूडेंट नया है वो पहले जाके इस चैप्टर का पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है देखिए। कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में काम करता है। कूलाम बल जिसमें बोलो, मेरे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, मैंने ले लिया Q1 और Q2। मैंने दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी मैंने ले ली R। अब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि जैसे दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से समझिए, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो आवेश हैं, मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, या फिर मान लीजिए दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, या हो सकता है दोनों के दोनों ही नेगेटिव भी हो। केस क्या बनेगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। या फिर दोनों अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो कूलाम ने क्या बताया कि इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई दो आवेश मैं कौन से ले रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ दोनों नेगेटिव ले रहा हूँ, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। ये बताया कि आवेश दो हो, स्थिर बिंदु आवेश हो, कोई भी दो हो, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए इनके बीच में लगने वाला बल, इसे मैं कूलाम बल बोलूंगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हो गया अपना यहाँ पे। अब मैं इस समानुपाती के साइन को हटा दूंगा, तब यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा, यहाँ एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा k, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे k क्या है, k का मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके गणितीय मान की मैं बात करूं तो वो होगा अपना 9 इंटू 10⁹। अब इसका कुछ ना कुछ मात्रक भी होगा, इसका मात्रक निकालना मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आप हर किसी राशि का मात्रक निकाल पाएंगे। देखिए थोड़ा सा एक बार समझिए कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मेरे पास है। मैंने मात्रक निकालना है k का, तो मैं k के अलावा जितनी भी जो राशियां हैं सबको ट्रांसफर कर दूंगा दूसरी साइड। R स्क्वायर गया F के पास, FR स्क्वायर, और Q1 और Q2 अपना चला जाएगा इसके अपॉन में। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है पता है आपको, न्यूटन होता है। R स्क्वायर, R एक दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। ये R स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। नीचे दो आवेश हैं और आवेशों का मात्रक क्या होता है आपको पता है, कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। यहां पे मैं इसका मात्रक लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है अपने निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे अपन, इसका मात्रक आप इस हिसाब से देखिए कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे इसका मात्रक निकालना है, इसको एक साइड ले लूंगा मैं, मानिए मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया, यहाँ क्या बच गया 1/4 पाई, F को नीचे ले आते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, अब देखिए
ये अचर संख्या, इसका मात्रक होगा नहीं कुछ। F का मात्रक क्या होता है नीचे, नीचे क्या हो जाएगा न्यूटन, ऊपर 2 कूलाम है, कूलाम स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हुआ मेरे पास, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए के का मात्रक अपन ने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अपन ने देख लिया। कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आराम से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। अभी अपन ने लिया कूलाम बल, जो दो स्थिर बिंदु आवेश थे वो अपन ने निर्वात में लिए। Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश थे। चूंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो कूलाम बल की दिशा क्या होगी, इधर की बात करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा आपको, जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इसकी दिशा होगी। कूलाम बल की दिशा क्या होगी, दो स्थिर बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। क्या कूलाम बल माध्यम में भी काम करता है, बिल्कुल कूलाम बल माध्यम में भी काम करता है। तो मैं देख लेता हूं माध्यम में कूलाम बल क्या होगा। देखिए कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था अपने निर्वात के लिए, किसके लिए था, जब आवेश निर्वात में स्थित हो। देखिए अब मैं बोलूं माध्यम में कूलाम बल, तो माध्यम में क्या हो जाएगा, F मीडियम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन m। यहाँ पे बच्चों एप्सिलॉन m क्या है, तो यहाँ पे अपना एप्सिलॉन m जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की जो विद्युतशीलता उसमें संबंध क्या होता है, तो वो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन r क्या है, ये देखिए ये है यहाँ पे आपेक्षिक विद्युतशीलता। भाई माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अब मैं बात करूं, मैंने इसको समीकरण 1 दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया। देखो ट्रांसफर करो इसको, एप्सिलॉन m का वैल्यू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में एप्सिलॉन m का वैल्यू पुट कर दूंगा, करिए। समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर रखिए F m इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया अपना इक्वेशन थर्ड। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जो चीजें हैं वो इक्वेशन थर्ड में भी है। भाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या है अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये सब इसमें भी है। इसमें केवल एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है, एप्सिलॉन r। आगे चलते हैं। देखिए एफ एम इक्वल्स टू, इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन एप्सिलॉन r, निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन एप्सिलॉन r।
निर्वात में कूलाम बल अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अब देखिए इक्वेशन 4 से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो माध्यम में जो कूलाम बल है वो निर्वात में कूलाम बल की अपेक्षा थोड़ा कम है। इसको मैं ये लिख दूंगा कि निर्वात में जो कूलाम बल है वो माध्यम में कूलाम बल की तुलना में ज्यादा है। निर्वात वाला ज्यादा है, माध्यम वाला कम है। आगे चलते हैं। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नोट की भी विमा होती है, मात्रक भी होता है, के का भी मात्रक होता है, के की विमा भी होती है। लेकिन एप्सिलॉन आर जो क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता है, इसका मात्रक नहीं होता। आगे चलते हैं। परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि निर्वात में जो कूलाम बल है वो ज्यादा होता है माध्यम में कूलाम बल की अपेक्षा में। या फिर आपको मैं ऐसे बोलूं कि माध्यम में कूलाम बल निर्वात में कूलाम बल की अपेक्षा में जितने गुना कम मिलेगा या जितने गुना कम प्राप्त होगा उसे मैं उस माध्यम का परावैद्युतांक बोलूंगा। अब देखिए परावैद्युतांक अलग अलग होता है। धातुओं का होता है अपना अनंत, जल का होता है 80, मोम का आप लिखते रहिए, मोम का होता है 2.5, हवा का मैं बात करूं 1 होता है। नोट डाउन कर लीजिए इनको। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बोलूं क्या कूलाम नियम का सदिश निरूपण संभव है? क्या कूलाम नियम का सदिश निरूपण संभव है? तो आपका जवाब क्या होगा? आप क्या सोचेंगे क्योंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए कूलाम बल का सदिश निरूपण भी संभव है। देखिए ये मेरे पास चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है, स्थिर बिंदु आवेश लेंगे अपन कूलाम नियम में। ये दूसरा है मेरे पास Q2, ये है इसकी दूरी है अपने पास R1 और इसकी दूरी है R2। अब देखिए अब इन दोनों आवेशों के मध्य बल क्या होगा उसके लिए क्या करेंगे अपन, इन दोनों की दूरी देखेंगे। ये दूरी क्या हो जाएगी R12 और ये क्या हो जाएगी R21। अपने को पता है ये जो दूरियां हैं R12 और R21 ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इनकी दिशाएं ही अलग हैं, दूरियां तो बराबर हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, ये दूरियां परिमाण में बराबर हैं, इनकी दिशाएं विपरीत हैं। अब ये भी देख लीजिए कि R12 और R21 जो मैंने लिखा है ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। R12 R21 क्या कर दिया आपने? देखिए R12 क्या है, Q1 आवेश को Q2 आवेश से मिलाने वाला विस्थापन सदिश। क्या बोला मैंने अभी? Q1 आवेश को Q2 आवेश से मिलाने वाला विस्थापन सदिश। अब आप बताइए कि R21 क्या होगा? Q2 आवेश को Q1 आवेश से मिलाने वाला विस्थापन सदिश। देखिए अब मैं आपसे बोलूं कि F12 क्या है? ये F तो कूलाम बल हो गया, ये 12 क्या है?
Q1 आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार F21 अपना क्या हो गया, F21 हो गया Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि R12 और R21 ये एक दूरी है, ये दूरी बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके विस्थापन सदिश की तो परिमाण में वो बराबर है, लेकिन उनकी दिशाएं अलग है। इस कारण मैंने इनको क्या कर दिया, एक को माइनस कर दिया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि R21 इक्वल्स टू R12, ठीक है, दोनों बराबर हैं, दिशाएं अलग है। अब चलते हैं अपन कूलॉम बल की तरफ। F12 क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिए यहाँ पे R12 आएगा कि R21 आएगा, इसका पता कैसे चले कि मैंने भी क्या बताया आपको, F12 क्या है, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, ये होता है F12। तो ये दूरी है, दूरी कौन सी काम में लेंगे अपन, दूरी अपन काम में लेंगे R21, यहाँ पे आ जाएगा R21 कैप, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन इक्वेशन सेकंड। अब मैं बात करूं F21 की, तो F21 क्या होगा, F21 क्या है बच्चों, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो ये अपना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 में, समीकरण 1 व 3 से देखिए भाई R12 और R21 जो परिमाण में बराबर है, इनकी दिशाएं अलग हैं, इसलिए मैंने ये माइनस लगाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन 3 में F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए R12 की क्या लिखता हूं मैं, R12 की लिख दूंगा मैं R21, ये लिख दिया मैंने R21 का स्क्वायर और R21 कैप, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फोर्थ। क्योंकि ये R12 और R21 बराबर है, केवल माइनस है, तो यहाँ पे अपना माइनस आ जाएगा। अब देखिए फिर से आप कंपैरिजन कीजिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ का, समीकरण 2 व समीकरण 4 से आपको सेम चीज दिख रही होगी बिल्कुल, समीकरण 2 और समीकरण 4 में बिल्कुल सेम चीज दिख रही होगी। फर्क क्या है, आंकड़े बराबर हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये माइनस वाला है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि भैया F12 इक्वल्स टू F21, और इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसे न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। इसके बाद अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश है, तो उनके बीच कितना बल तथा बल की प्रकृति क्या होगी। देखिए मेरे पास दो आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी दे रखी है उसने 30 सेंटीमीटर।
Q1 का मान पता है कितना है? Q1 का मान दे रखा है आपको 2 इंटू टेन टू दावर -7 और Q2 का मान दे रखा है 3 इंटू टेन टू दावर -7 कूलम। देखिए बीच की जो दूरी है वो अपने को दी इसने सेंटीमीटर में और अपने को चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास 30 इंटू टेन टू दावर -2 मीटर। अपने को उनके बीच का बल निकालना है तो बल निकालेंगे अपन कूलाम बल के फॉर्मूले से। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अपने पास Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, R स्क्वायर का मान अपने को दे रखा है और इसका मान अपने को पता है कितना होता है 9 इंटू टेन टू दावर 9। इसका मान होता है 9 इंटू टेन टू दावर 9। Q1 दे रखा है अपने को 2 इंटू टेन टू दावर -7 और Q2 दे रखा है 3 इंटू टेन टू दावर -7। R स्क्वायर का मान जो है R का मान अपन ने देख लिया 30 इंटू टेन टू दावर -2। चूंकि ये R स्क्वायर है तो दो बार मल्टीपल में आ गई 30 इंटू टेन टू दावर -2। देखो बच्चों देखो 10 टू दावर -2 को मैं कट करूं ये क्या हो गई 10 टू दावर -5। इसको और कट करूं तो ये क्या हो गई 10 टू दावर -3। ठीक है और दो जीरो को कट करूं मैं, दो जीरो मेरे पास मैं कट करूं तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दावर 7। 3 को कट करो 3 को 3 3 जा 9, 3 को फिर से कट करो 3 बन जा 3। बच क्या आ गया अपने पास वो देखिए। ऊपर तो क्या बचा मेरे पास, नीचे सब कुछ कट चुका है ध्यान से देखिए। ऊपर बचा मेरे पास 2 इंटू 3, नीचे बचा मेरे ऊपर बचा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू टेन टू दावर 7 इंटू टेन टू दावर -7 इंटू टेन टू दावर -3। देखिए ये पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पावर कट गई दोनों। बचा गया अपने पास यहाँ पे बच जाएगा F इक्वल्स टू 6 इंटू टेन टू दावर -3 न्यूटन। ये अपना बल आ गया। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या क्या आ गया बल आ गया। और अब बताना अपने को बल की प्रकृति क्या होगी। बताइए बल की प्रकृति क्या होगी। मैंने बताया था आपको जब दोनों सेम हो, दोनों चार्ज सेम हो तो बीच में क्या होता है उनके प्रतिकर्षण होता है। देखिए ये दोनों सेम है तो बीच में क्या होगा इनके प्रतिकर्षण बल। बल की प्रकृति भी अपने को पता चल गई। आगे चलते हैं बच्चों, नोट डाउन करते रहिए और जहां पे समझ में नहीं है वहां पे वीडियो को पॉज करें और रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। अपना कूलाम बल कंप्लीट हो गया। कूलाम बल की कुछ बातें हैं, जो एक दो बातें हैं मैं आपको फिर से रिवाइंड करा देता हूं। कूलाम बल हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ही काम करेगा। कूलाम बल के लिए पहली शर्त क्या है अपनी, ये हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ही काम करेगा। दूसरा क्या है, कूलाम बल 10 टू दावर -15 मीटर से इससे कम की दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। इससे कम की दूरियों के लिए लागू नहीं होता है। मतलब 10 टू दावर -15 मीटर तक की दूरियों तक ही कूलाम बल लागू होता है। इससे कम दूरियों के लिए नाभिक का आकर्षण बल प्रभावी होता है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, मान लीजिए दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में बल लग रहा है तो दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी अन्य आवेश के कारण उनकी संवेदना प्रभावित नहीं होगी। समझिए यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा, वो कूलाम बल इन आवेशों के कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तब बल का मान क्या होगा। मैंने क्या बताया था आपको, माध्यम में जो कूलाम बल है और निर्वात में जो कूलाम बल है उसमें संबंध क्या होता है। इसमें मैं एप्सिलॉन आर का भाग दूंगा, तब ये दोनों बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे परावैद्युतांक क्या है, यहाँ पे परावैद्युतांक माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक को बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे निकालना है माध्यम में कूलाम बल, और ये मुझे दे रखा है 18 न्यूटन, इसका मान दे रखा है अपने को एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है 6, जो कि परावैद्युतांक है। अब चाहे वो कांच की पट्टिका 1 mm मोटी हो, चाहे 3 mm मोटी हो, चाहे कितनी मोटी हो, फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क पड़ता है उसके परावैद्युतांक से, आपेक्षिक विद्युतशीलता से। यहाँ पे 6 है, इसका मान क्या हो जाएगा, 6 3 न्यूटन इसका मान आ गया। चलते हैं अपन आगे। अब पढ़ेंगे अपन विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, कोई चार्ज है, उसके चारों ओर का वो क्षेत्र, इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को मैं लेके आऊं, जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लेके आऊं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश बहुत ही कम क्वांटिटी का आवेश होता है, नगण्य होता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वो परीक्षण आवेश अपने आप पे कुछ ना कुछ बल अनुभव करता है। जिस क्षेत्र तक, मान लीजिए जहां तक ये परीक्षण आवेश अपने बल महसूस करेगा, उसे मैं क्या बोलूंगा, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखता हूं मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फिर से समझिए। मान लीजिए कोई स्रोत आवेश है, किसी स्रोत आवेश के कारण, किसी स्रोत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये स्रोत आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र जितना भी फैला हुआ मान लीजिए, उस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को लाने पे उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे परीक्षण आवेश है, उस बिंदु पे वो जो बल अनुभव करता है, उस बिंदु पर वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र तो एक पूरा एरिया हो गया, पूरा एक क्षेत्र हो गया चारों तरफ का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं ऐसे भी बोलूंगा, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अब ये क्या है, ये हो गई उस बिंदु पे जो बल है स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश द्वारा उस बिंदु पर अनुभव किया गया बल, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो ये हो गया अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक ये तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, जिससे निकल रहा है अपने पास, और दूसरा मात्रक इसका होगा वोल्ट पर मीटर। ये सदिश राशि है और इसकी विमा भी होगी। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मेरा है बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। मान लीजिए कोई बिंदु O है, कोई बिंदु O है, इस पे एक आवेश है Q, और इस बिंदु O से r दूरी पर, इस बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे मैंने एक परीक्षण आवेश की मैंने कल्पना की है कि इस बिंदु पे परीक्षण आवेश है, उसकी मैंने कल्पना की। तो इस बिंदु O से इस परीक्षण आवेश का जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहाँ पे देखिए, मैं कूलॉम बल की बात करूं तो F इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन, जब मैं बोलूं के क्यू एक तो क्यू है, एक क्या है क्यू नॉट है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो वो क्या हो जाएगी, E इक्वल टू क्या होती है F अपॉन क्यू नॉट। बताइए क्या हो जाएगी E इक्वल, इसमें मैं क्यू नॉट का भाग दे दूंगा, E इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें भाग दे दूंगा मैं क्यू नॉट का, ये लीजिए, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं बात करूं इसके सदिश निरूपण की, इसके सदिश रूप की, तो सदिश रूप क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप क्या होगा, तो इसका सदिश रूप होगा E वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वक्र क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर के बीच में वक्र क्या होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही ये गमन करेंगी, लेकिन होती क्या है, कहां से ये गमन करती हैं, किसके कारण ये गमन करती है, समझिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के भीतर, स्रोत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके भीतर परीक्षण आवेश के गति के पथ को दर्शाती हैं। मान लीजिए ये मेरा स्रोत आवेश है और इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर कोई परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, तो स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है तो इसकी जो गति का पथ है वही क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में अगर बात करूं तो पहला क्या है, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये अपने को दिखती थोड़ी है, ये काल्पनिक होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। दूसरी में बात करूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के लिए तो बाहर की ओर जाएंगी, धनावेश के लिए बाहर की तरफ गति करती हैं, और ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ, ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ। मैं बोलूं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि समदूरस्थ हैं, एक दो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, मान लीजिए कि बीच की दूरी समान है, दो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो इनके मान भी बराबर होंगे। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं आपसे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं और वक्राकार भी हो सकती हैं। वक्राकार का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, समझाता हूं। वक्राकार क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी भी हो सकती है, मान लो ये सीधी एकदम, वक्राकार कैसी हो सकती हैं, ये लो ये वक्राकार भी हो सकती हैं। बोलो सर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब सीधी हैं तब तो मुझे पता चल रहा है कि दिशा क्या है, तो वक्राकार होंगी तब मुझे क्या पता है कि दिशा क्या है इसकी, तब क्या करेंगे अपन स्पर्श रेखाएं लेंगे हर एक बिंदु पे, जो स्पर्श रेखा के कारण जो दिशा होगी वही इस रेखा की दिशा होती है। पांचवें पॉइंट की मैं बात करूं आपसे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए मान लीजिए दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? अगर ये काटती तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं और बन जाती। जहां से इन्होंने काटा है वहां पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशा और बन जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। छठा पॉइंट मैं बोलूं आपसे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के भीतर कभी प्रवेश नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के भीतर कभी प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन ने पढ़ लिया कूलाम बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसके बाद अपन अगली क्लास में करेंगे। वीडियो को आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल जो क्लास में करवाए जा रहे हैं उनको इत्मीनान से कीजिए और वीडियो को आराम से देखें। जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां पे पॉज करें और फिर स्टार्टिंग से अपने हिसाब से आराम से देखें और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।